अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होगे। तो यार आज के लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर के सिंपल अगर वर्ड्स में बोले तो उसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा होता है, मतलब कि आपकी क्या कॉस्ट हो रही होती है, क्या बेनिफिट्स हो रहे होते हैं उस इम्प्रूवमेंट के लिए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ है, यानी कि जब आप एक सिस्टम को, एक लेगेसी सिस्टम को एक मॉडर्नाइज कर रहे होते हो, उसको अपडेट कर रहे होते हो, तो उसमें आपको कौन सी चैलेंजेस और कौन सी उसमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप हाईलाइट करते हो, ये चीज़ आप उसमें देखते हो। मतलब मोस्टली आप क्या नाम है अपॉर्चुनिटीज़ देख कर ही मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हो। क्या आप उसकी एग्जांपल क्या है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑटोमेशन। बहुत सारे हमारे प्रोसेसेस ऐसे थे जिनको अब एआई के थ्रू और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेट किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल एक ले लो कुकिंग की, तो कुकिंग में भी क्या है कि मशीन्स के थ्रू कुकिंग भी हो रही है आज के दौर में। और डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो आप प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो, तो उसमें जो लेगेसी सिस्टम्स हैं हमारे, उनको अपडेट किया गया। अब कॉस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप सबसे पहले इनिशियल एनालिसिस करते हो, यानी कि आप अपने सिस्टम को एनालाइज करते हो कि वो कितना कम्प्लेक्स है और उसमें उसका क्या स्कोप है, मतलब उसकी क्या वर्किंग है, उसका क्या स्कोप है, और उसमें कम्प्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई करते हो। फिर उसके ऊपर आप रिवर्स इंजीनियरिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करते हो। जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके पास एग्जिस्टिंग उसकी सिस्टम की डेटाबेस होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उस सारी चीज़ों को आप क्या नाम है एनालाइज करते हो और उसके नाम है अंडरस्टैंड करते हो, ताकि उसमें अपडेट कैसे की जाए। ये चीज़ अपडेट के लिए ये इनिशियल स्टेप्स ज़रूरी है कि उस सिस्टम की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप उसमें कभी अपडेट नहीं कर पाओगे। जब तक आप कम्प्लेक्सिटी, स्कोप और उसकी डेटाबेस और उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उसका कोड, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हो, फिर जाके आप वहाँ पर एक न्यू फंक्शनैलिटी, एक न्यू अपडेट इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब कोड रिफैक्टरिंग, इस कोड रिफैक्टरिंग क्या प्रोसेस है? ये कोड को इम्प्रूव करने का प्रोसेस है। इम्प्रूव कोड क्वालिटी और इम्प्रूव कोड क्वालिटी विदाउट चेंजिंग फंक्शनैलिटी, जिसमें आप फंक्शनैलिटी को नहीं छेड़ते और कोड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हो। सही है। टेस्टिंग इंश्योर्स द सिस्टम इंटीग्रिटी, परफॉर्मेंस एंड पोस्ट रिफैक्टरिंग। और फिर टेस्टिंग परफॉर्म करके आप उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी इंटीग्रिटी क्या होती है कि मतलब वो सिस्टम कितना ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है। अब पुराने सिस्टम जो है एज़ कम्पेयर टू, मतलब आज के दौर में वो इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं है। मतलब उनके अंदर अगर एल्गोरिथम्स, मतलब न्यू अपडेटेड एल्गोरिथम्स का यूज़ नहीं हुए, मतलब कि अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसे हमारे पास एआई है, वैसे हमारे पास हैकिंग के भी बहुत सारे न्यू टूल्स जो है ना ईजाद हो चुके हैं, इन्वेंट हो चुके हैं। तो इस वजह से मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लेटेस्ट सिक्योरिटी रूल्स और टेस्टिंग परफॉर्म करना ज़रूरी है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, स्किल्ड वर्क फोर्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्ट्रेटजिक प्लानिंग। सबसे पहले तो हम देखते हैं रिसोर्स होता क्या है। जब भी हम कोई सिस्टम को, कम्प्लेक्स सिस्टम या तो लेगेसी सिस्टम जो भी हो सिस्टम, हम उसको जब भी अपडेट करने की तरफ या ऑटोमेट करने की तरफ आते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि हम उसमें रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हम देखते हैं हमारे पास टीम में जो है वो स्किल्ड वर्कर हमारे पास कौन से हैं। जैसे एक्सपीरियंस डेवलपर लिखा होना, डेवलपर्स एक्सपीरियंस इन लेगेसी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि जो डेवलपर्स हैं हमारे पास वो पुरानी टेक्नोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करते हों और मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी उनको अच्छा खासा नॉलेज हो। सही है। एक यानी कि फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया रिसोर्स कि आपके पास आपके डेवलपर्स। सेकंड क्या है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मेंटेन रेगुलर ऑपरेशन ड्यूरिंग री इंजीनियरिंग प्रोसेस। आप रेगुलर ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, आप उसको टेस्ट करोगे, आप उसके ऊपर जैसे फंक्शंस हैं उसकी टेस्टिंग होती है, तो वो आप रेगुलर बेस पे टेस्टिंग परफॉर्म करोगे तो उसमें एफिशिएंसी को इंश्योर किया जा सकता है। फिर उसके बाद स्ट्रेटजिक प्लानिंग है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है, बैलेंस रिसोर्स एलोकेशन अक्रॉस प्रोजेक्ट्स एंड फंक्शंस। अब क्या, आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में, इमेजिन करो यहाँ पर ये सिनेरियो कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में होके और आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और आपके पास मशीन्स लिमिटेड हैं। आप में उस, अब यहाँ पर जैसे आप वीएस कोड यूज़ करते होगे, वहाँ पे उस तरह से आपको डिफरेंट सिनेरियोज़ में आपको डिफरेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जब शायद आपको फ्लटर के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़े या रिएक्ट जेएस का डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने एट अ टाइम कौन सी रिसोर्स जो है वो यूज़ करनी है और किसको कौन सी रिसोर्स एलोकेट करनी है। ये एग्जांपल हम हार्डवेयर में भी ले सकते
सकते हैं, यानी कि एक 3 पीसीज हैं तो एक पे उसका एक मॉड्यूल बन रहा है, दूसरे पे दूसरा और तीसरे पे तीसरा, तो जो मतलब कि फिर अगर हमने चौथा बनाना है तो हम डिसाइड करेंगे हम वो किसको असाइन करें। सही है। और मतलब रिसोर्सेज में हमें बैलेंस रखना है, मतलब कि हम जब तक अपनी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली नहीं कर सकते तब तक हम अपडेट की तरफ नहीं जा सकते सक्सेसफुली। ये प्लानिंग का ना, स्ट्रेटजिंग प्लानिंग जो है, मतलब रिसोर्स एलोकेशन जो है, समझ लो कि स्ट्रेटजिंग प्लानिंग इससे ही कहते हैं ओवरऑल। मतलब जो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को परफॉर्म कर लेता है वो अपने सिस्टम को भी बहुत अच्छे तरीके से अपडेट कर लेता है और उसमें कोई फ्लॉज नहीं रहते। वैसे नॉर्मली ये बात तो कहते हैं कि मतलब देयर इज़ ऑलवेज अ चांस फॉर फेलियर और एरर, ठीक है। हर सिस्टम में एरर रहता है, कोई भी सिस्टम इतना परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अगर रिसोर्स एलोकेशन और आप यानी कि डेवलपमेंट उसकी प्रॉपर्ली करते हो, ऑपरेशंस हो, टेस्टिंग को और यानी कि स्किल वर्कर्स जो हैं वो लगा के आप प्रॉपर्ली एक चीज़ परफॉर्म करते हो तो आप इजीली जाके उसको अपडेट कर सकते हो लेगेसी सिस्टम को। उसके बाद आपके पास आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या है आपके पास? सॉफ्टवेयर डिग्रेडेशन, मिटिगेट रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू बग्स, डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योर कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लेगेसी सिस्टम्स, क्वालिटी एश्योरेंस, इम्प्लीमेंट रिगोरस टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स, फॉल बैक प्लान्स। सही है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके नाउ, और इसमें अब मैं बताता हूँ भाई सॉफ्टवेयर डिग्रेडेशन में क्या सीन है। मिटिगेट रिस्क, अब यहाँ पर आप न्यू एक फ़ीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हो लेगेसी सिस्टम में, ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में आप जो है रिस्क है उसको आप एनालाइज करोगे। यानी कि मैं अगर एक फंक्शनैलिटी फंक्शन के अंदर ऐड कर रहा हूँ, एक मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर एक न्यू फंक्शन ऐड कर रहा हूँ, तो उससे मेरे पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्या रिस्क आ सकता है, क्या उसमें बग्स आ सकते हैं, तो उसको मिटिगेट करना यानी कि उसको ओवरकम कैसे करना है मैंने, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड में आप डॉक्यूमेंटेशन भाई हर टाइम मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन मस्ट करो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जब आपकी प्रॉपर्ली होती है तब ही मतलब नेक्स्ट आपसे आने वाले भी, आपके बाद में आने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवलपर्स उस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फिर क्वालिटी एश्योरेंस इम्प्लीमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हमेशा मतलब थोड़ा टेस्टिंग परफॉर्म करो, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स रिगोरस टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। उसके बाद फॉल बैक प्लान, आपके पास फॉल बैक प्लान होना चाहिए, कॉन्टिजेंसी स्ट्रेटजीज एंड पोटेंशियल फेलियर्स। मतलब आपका एक फंक्शन आपने बनाया है, वो इम्प्लीमेंट हो गया लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास उसका सोर्स कोड, उसका बैकएंड पे वो वेबसाइट वैसे ही रनिंग होनी चाहिए जैसे वो पहले अपनी वर्किंग कंडीशन में थी। मतलब आपके पास फॉल बैक प्लान होना चाहिए। इसमें बेस्ट एग्जांपल वो भी रहती है जैसे ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट कह लो, ठीक है। फिर उसके बाद होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एस्टिमेशन, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। इमीडिएट कॉस्ट, कैलकुलेट द अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, री-इंजीनियरिंग एफर्ट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, प्रोजेक्ट फ्यूचर सेविंग्स, एफिशिएंसी, इंटेंजिबल गेन्स, एसेस, इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। अब क्या है यहाँ पर कि इमीडिएट कॉस्ट जो है कैलकुलेट करते हो आप अपना जो अपफ्रंट, यानी कि आपने जो लगाया है, री इंजीनियरिंग आपने लगाई है, तो उसके ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है, डेवलपर की क्या कॉस्ट आ रही है, कंपोनेंट्स की, या न्यू जो सर्विसेज आपने बाई की हैं जैसे डेटाबेस ऑनलाइन क्लाउड से बाई कर ली या कुछ तो डोमेन वगैरह, तो वो आप यहाँ पर मेजर करते हो। इमीडिएट कॉस्ट जो होती हैं आपकी वो आप मेजर करके यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखते हो आपके, मतलब ये फंक्शन आपने एक ऐड किया तो उसके आपके फ्यूचर में क्या उसके आपको फ़ायदे होने हैं, मतलब फ़ायदा होना भी है कि नहीं होना, सही है। एफिशिएंसी गेंस क्या है इस चीज़ के। फिर इंटेंजिबल गेंस असेस करते हो आप, इम्प्रूव्ड यूज़र का एक्सपीरियंस यानी कि सिस्टम परफॉर्मेंस। ये जो है ना आपके पास गेन क्या है, सबसे बेहतरीन गेन आपके पास यही है कि यूज़र एक्सपीरियंस यानी कि यूज़र की परफॉर्मेंस जो है, मतलब सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो यूज़र के साथ एक मतलब अच्छा उसका एक सिस्टम का रिश्ता हो रहा है, मतलब रिश्ता तय हो रहा है। ओके, यहाँ पर रिश्ता मेरा मैरिज वाली बात नहीं, यानी कि यूज़र की और सिस्टम की इंटरेक्शन जो है वो बेहतर से बेहतर हो रही है, इंप्रूव हो रही है। तो इससे आपकी क्या नाम है ट्रैफिक भी बढ़ती है आपकी वेबसाइट पे, आपके सिस्टम पे, और क्या नाम है आपको अच्छी एक मतलब अच्छा एक रिटर्न मिलता है, सही है। और टेक्नोलॉजी डेप्थ मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन, आइडेंटिफाई क्रिटिकल एरियाज फॉर इमीडिएट री इंजीनियरिंग। अब आपका कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करने होंगे एरियाज़ जहाँ पर आपको इमीडिएट री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको रिस्क लगता है, यहाँ पे लगता है आपको अटैक हो सकता है सिस्टम के ऊपर, सही है। उसके बाद मॉड्यूलर अप्रोच जो है, ब्रेक डाउन री इंजीनियरिंग इनटू मैनेजेबल कंपोनेंट्स। मॉड्यूलर अप्रोच इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि हमारे पास सिस्टम कम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको अगर रियल लाइफ का सिनेरियो बताऊँ ना तो सॉफ्टवेयर हाउसेस में तो डिफरेंट सीन होता है, यानी कि आपको बोल दिया जाता है भाई कि ये पूरा सिस्टम है और इसको आप जो है ना अकेले इसको मतलब मैनेज करो, यानी कि इसको आइडेंटिफाई करो। उसमें आपके अकेले का काम होता है कि भाई आप खुद ही उस चीज़ को मॉड्यूल्स में करो, चाहे आपको एक साथ करो, लेकिन वो सिस्टम आपने खुद से उनको री इंजीनियर करके देना है। लेकिन मॉड्यूलर अप्रोच इस सेंस में बेहतर है कि वो टीम में डिवाइड होनी चाहिए,
लेकिन यहाँ पर आप खुद मॉड्यूल्स में डिवाइड करोगे उसको, और उसके बाद उसको आप री इंजीनियर करोगे, सही है, कंपोनेंट्स को, चाहे वो कितना कम्प्लेक्स सिस्टम का कंपोनेंट क्यों ना हो। फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट चेंजेस ग्रेजुअली टू मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन। ओके, तो अब यहाँ पर आप एक स्लोली जो है ना चेंजेस इम्प्लीमेंट करते जाओगे ताकि वो सिस्टम में कोई डिस्ट्रप्शन ना पैदा करे। ओके, कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज़, अप्रोच पोटेंशियल। ओके, अभी इसकी तरफ नहीं जाते हैं। यहाँ पर आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मतलब आपने एक रोबोट बनाया है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या कॉस्ट आई है, मतलब एक रोबोट के बनाने में आपको क्या कॉस्ट आई थी, और उसके बाद एक उसके अंदर न्यू फीचर डाला है आपने, तो उसकी कॉस्ट क्या है, उससे बेनिफिट क्या है, ये आपको पता होगा, तो आप कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ ईजिली आइडेंटिफाई कर लोगे, सही है। अब जहाँ पर जैसे लिखा हुआ है पार्शियल री इंजीनियरिंग, मॉड्यूलर अपडेट्स, क्लाउड माइग्रेशन, तो ये इसके टाइम फ्रेम बताया हुआ है, मतलब इतने टाइम पे ये परफॉर्म होगी पार्शियल इंजीनियरिंग, ये मॉड्यूलर अप्रोच, ये एक मतलब रैंडम यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप मतलब कोई सिस्टम करते हो वहाँ पर आपने खुद आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करती है ये चीज़, और मतलब आपको कॉस्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है उसकी, फिर उसके बाद आपने उसकी टाइम फ्रेम जो है वो आइडेंटिफाई करना है, और पोटेंशियल सेविंग जो है वो आपने खुद से उस सिस्टम की आइडेंटिफाई करनी है। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, इनहेंस परफॉर्मेंस, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस, डाटा ड्रिवन इनसाइट। अब क्या फ़ायदा होता है किसी भी सिस्टम को री इंजीनियर करने का, उसको अपडेट करने का क्या फ़ायदा होता है हमारे पास, ये डिफरेंट सारे ये उसके बेनिफिट्स ही लिखे हुए हैं, यानी कि स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस हो जाती है, ऑप्टिमाइज वर्क फ्लो हो जाता है, इंप्रूव सिस्टम स्पीड हो जाती है, एंड रिस्पॉन्सिव हो जाता है सिस्टम, यूज़र फ्रेंडली हो जाता है, डाटा ड्रिवन हो जाता है, एनेबल बेटर डिसीजन मेकिंग थ्रू इंप्रूव एनालिटिक्स। तो ये सारे बेनिफिट्स इसके होते हैं जब हम सिस्टम को अपडेट करते हैं। और एग्जांपल इसकी सिंपल सी देते हैं कि मतलब आज के दौर में जब आप देखते थे पहले हमारे पास नोकिया फ़ोन्स होते थे, अब आपके पास ये मल्टी फंक्शनल और मतलब टच स्क्रीन और कैमरास और साउंड और म्यूज़िक सब कुछ एक स्क्रीन के अंदर आपके पास आ चुका है। तो ये इस चीज़ की एक बेस्ट एग्जांपल है, यानी कि फ़ोन्स को अपडेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी अपडेटेड आ रही है, जैसे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें जैसे रोबोट्स आ रहे हैं, और मतलब कि AI की इंटीग्रेशन हो रही है डिफरेंट चीज़ों के साथ, और मतलब मेडिकल में उसका यूज़ हो रहा है, और डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में उसका यूज़ हो रहा है। हर जगह पे AI टेक्नोलॉजी जो है ना वो यूज़ हो रही है। तो उससे क्या मिलता है, एफिशिएंस हो रहा है, क्या होता है, लोगों का टाइम सेव होता है, रिसोर्सेज कम यूज़ होती हैं, एफर्ट कम लगती है, और मतलब के बेनिफिट्स होते हैं, मतलब कॉस्ट सेविंग चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से लोग उस तरफ जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक इसकी साइकिल है, और इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं री इंजीनियरिंग की, वो अपने सिस्टम के अपडेट के अकॉर्डिंग देखना है आपने कि आप जो फीचर लगा रहे हो क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या वो रिक्वायर्ड है कि नहीं है, सोसाइटी में उसका कोई यूज़ है भी कि नहीं। अगर मतलब उसका यूज़ है तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं है, अगर ज़्यादा है तो उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने इकोनॉमिक साइकिल में आइडेंटिफाई करनी है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी अभी तक। तो अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको अलग से समझा दूँगा। थैंक यू सो मच।